Good evening, class. So, in today's turn, we are going to start from the topic that was wave front. तो वेव फ्रंट और हाइजेंस प्रिंसिपल को आपने स्टडी कर रखा है. अब वेव फ्रंट से रिलेटेड और आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्टडी करना है. ठीक है. तो अब आपका जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें आपको, क्योंकि आपको पता है कि जो फिनोमिना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, उनमें रिफ्लेक्शन वेव थ्योरी और जो आपकी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर ऑफ लाइट है उनसे रिलेटेड जो फिनोमिना है उनमें पार्टिकल नेचर का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और वेव नेचर के फिनोमिना 3 हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन. तो अभी जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वेव फ्रंट, जिसके लिए मैंने बताया था कि वेव फ्रंट मीन्स व्हाट, हम एक सिंगल रे को जो है वो कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि सिंगल रे एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि बंच ऑफ रे यानी कि वेव फ्रंट एग्जिस्ट करता है. तो अब आपको जो फिनोमिना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है सबसे पहले तो वो वेव फ्रंट के थ्रू एक्सप्लेन करने हैं और उसके आगे के 3 कॉन्सेप्ट जो वेव थ्योरी वाले हैं वो स्टार्ट होंगे. तो सबसे पहला आज का जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन और किसके लिए रिफ्लेक्शन को हम किस रिफ्लेक्शन प्रोसेस को किसके थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं, वेव फ्रंट के थ्रू. और वेव फ्रंट का मतलब वी आर कंसीडरिंग वेव, क्योंकि अभी आपने वेव फ्रंट जो पीछे टॉपिक पढ़ा था उसमें देखा था कि वेव फ्रंट जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है जब जो वेव्स हैं वो स्ट्राइकिंग पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड आउट होती हैं, तो उन सारे डिस्टर्ब पॉइंट्स को मिलाकर जो शेप बनता है वो वेव फ्रंट होता है. तो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हम किसकी बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी. ठीक है. तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन होता है या फिर वेव फ्रंट के थ्रू जो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है वो कैसे अकर होता है. तो हेडिंग है आपका रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी. ठीक है. ठीक है. तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फिनोमिना को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी उससे सेटिस्फाई होने चाहिए. So now one diagram is there that you have to make. So suppose that one reflecting surface xy is this one. xy. It is a reflecting surface. और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस पर एक वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है. तो जैसे आपने पीछे फिनोमिना को जब पढ़ा था, ये सोर्स ऑफ लाइट है जहां से भी ये वेव फ्रंट आ रहा है. वेव फ्रंट की दो जो है वो फेसेस है, एक ए बी, इसको लिखा है ए, और ये वाला जो पॉइंट है ये बी. ठीक है. उसके अलावा ये वाला जो पॉइंट है ये है आपका, इसको अभी नेम दे देंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे बनाना है कि जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है उसको भी इजीली दिखा सके. तो सपोज दैट दिस वन इज द वेव फ्रंट. ठीक है. तो आपको इसमें ध्यान रखना है ये ए है, ये ए है और ये बी. ठीक है. और बाकी इनके नेम्स लिखने की जरूरत नहीं है, इनको कुछ भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो रेज हैं ये वेव फ्रंट का एक पार्ट है, यहाँ पर आ रही है. तो सबसे पहले तो आपने ये जो डायग्राम रे वाले केस में बनाया था इसमें देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये थी और ये नॉर्मल था. यहाँ नॉर्मल हम पूरे वेव फ्रंट के लिए तो नहीं दिखा सकते, हम पर्टिकुलर रेस के लिए नॉर्मल दिखा सकते हैं. जैसे हम ये कह सकते हैं कि इस वाली रे, ये वाली जो रे है इसके लिए नॉर्मल ये है, इसका नॉर्मल अलग होगा, लेकिन हमें सिर्फ, क्योंकि नॉर्मल हम कहाँ दिखाते हैं, सरफेस से पास करता हुआ, तो हमने यहाँ बी वाले पॉइंट पे नॉर्मल को बनाना बेटर होगा. तो ये जो नॉर्मल है ये यहाँ हमने दिखा रखा है, और ये जो नॉर्मल है इसके लिए पता है आपको इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती. तो इंसिडेंट रे जो है वो पहले वाली ये वाली कंसिडर कर लीजिए, इसके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ आई बना रही, बट आपको कंसीडर पूरे वेव फ्रंट का नॉर्मल करना है. ठीक है. पूरे वेव फ्रंट का एंगल ऑफ इंसिडेंस करना है. तो लेट पूरे वेव फ्रंट का एंगल ऑफ इंसिडेंस ये जो एंगल यहाँ बनेगा नीचे, वो एंगल पूरे वेव फ्रंट का एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा. ठीक है. तो फिलहाल ये इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी है, यहाँ पर बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या होगा. तो आपने देखा था इंसिडेंट रे ऐसे करके आती है, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में जाती है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है. वैसे यहाँ पर इंसिडेंट
वेव फ्रंट ऐसे करके आता है, लेकिन जब वो आता है तो वो इस तरीके से नहीं आ रहा है कि पूरा का पूरा एक साथ इंसिडेंट हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। वो इस तरीके से इंसिडेंट होता है कि पहले उसका एक पार्ट या एक एज उसकी इंसिडेंट होगी, उसके बाद धीरे धीरे करके ये इस तरीके से नीचे आता है। जब ये पूरा वेव फ्रंट नीचे आ जाएगा उसके बाद इसका जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो बनकर तैयार होगा। यहाँ पर क्योंकि एक ही रे कंसीडर की जा रही थी तो नो प्रॉब्लम, एक रे सीधी आती है यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, फिनोमिना फास्ट होता है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसमें क्या होता है आगे, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि मान लीजिए इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है उसमें सबसे पहले वो बी वाले पॉइंट पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करता है, ठीक है। जब ये बी वाले पॉइंट पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करेगा तो बी वाला पॉइंट सबसे पहले डिस्टर्ब होगा, और जो पॉइंट डिस्टर्ब्ड पॉइंट होता है वहां से क्या होता है, सेकेंडरी वेवलेट्स निकलना स्टार्ट होती हैं, और सेकेंडरी वेवलेट्स का वो सोर्स बन जाता है फ्रेश सोर्स। तो जब ये ए बी वेव फ्रंट बी वाले पॉइंट पर स्ट्राइक होता है तो बी वाले पॉइंट से धीरे धीरे बी वाले पॉइंट से लेकर आगे तक जो जहां जहां भी धीरे धीरे ये स्ट्राइक करता जाता है वहां से सेकेंडरी वेवलेट्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब ये सेकेंडरी वेवलेट्स ग्रो होना स्टार्ट होती हैं तो ये जितना टाइम इस वेव फ्रंट के ए वाले पार्ट को नीचे तक आने में लगता है, देखिए जितना भी टाइम लगेगा यहाँ तक ये जब यहाँ पर आ जाएगा तो पूरा का पूरा वेव फ्रंट जो है वो इस पर इंसिडेंट हो जाएगा। तो मान लीजिए जब ये नीचे यहाँ तक आ पाएगा तो किस वाले पॉइंट तक स्ट्राइक करेगा, ये मान लीजिए दिस पॉइंट है सी। तो इस ए वाले पार्ट को इस वाले सी वाले पॉइंट तक आने में जितना भी टाइम लगता है, लेट टाइम इज स्मॉल टी, जितना भी टाइम लगता है उतने ही टाइम में बी वाले पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स ग्रो होना स्टार्ट होंगी। और अगर हम एक रेडियस कंसिडर करें बी डी, एक रेडियस हम कंसिडर करते हैं, यहाँ से ना हम एक आर्क लगाते हैं, उस आर्क की रेडियस कितनी होगी, उस आर्क की रेडियस लेंगे हम c, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, और t जितना भी टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। अगर हम ct रेडियस का एक हेमीस्फीयर बी वाले पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो सपोज दैट ये ऐसे करके आता है, एक हमने आर्क लगाया, आर्क लगाने के का मतलब है एक ऐसे हेमीस्फेरिकल शेप में ये आर्क आ रहा है, तो इसकी रेडियस कितनी कंसीडर कर ली हमने, ct स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि आपको पता है सेकेंडरी वेवलेट्स अगर चलें या प्राइमरी वेव्स चलें दोनों की स्पीड सेम होती है। टाइम हमने कंसीडर कर लिया है कि जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा। जितने टाइम में ए वाला पार्ट सी वाले पार्ट तक आ पाएगा स्ट्राइक होने के लिए उतने ही टाइम में, क्योंकि सबसे सेकेंडरी वेवलेट्स निकलना स्टार्ट हो गई तो बी से लेकर सी तक सेकेंडरी वेवलेट्स भी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो एक अगर हमने आर्क लगाया, इस आर्क की रेडियस हमने ct ले ली और इसको हमने फिर यहाँ से ज्वाइन किया, तो लेट दिस पॉइंट जहां पर इसने स्ट्राइक किया था वो पॉइंट है d। तो अगर हम d और c को ज्वाइन करते हैं, ये d और c को हम ज्वाइन करेंगे तो देन दिस वन, ये जो होगा आपका cd, दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ऑफ द इंसिडेंट वेव फ्रंट ab। ab का रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट क्या होगा, cd, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली करके ही इसको ड्रॉ करना है, प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन करना है। इसका मतलब आपको पहले ए बी वेव फ्रंट बना लेना है या सोर्स ऑफ लाइट दिखाना है, नॉर्मल पहले वाली रे के लिए दिखाना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी पहले वाली रे का है, बाद वाला जो टोटल वेव फ्रंट का एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो तो आपको फाइंड करके प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वेव फ्रंट का इनिशियल का कितना है ए बी सी, और रिफ्लेक्टेड का एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने कंसिडर कर लिया ये सी डी है, ये होगा स्मॉल आर। तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि DCB एंगल ABC एंगल के इक्वल है, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कौन सा है, CD। तो एक लॉ तो हो गया आपका कि एंगल दोनों बराबर होते हैं, और दूसरा लॉ आपको ये बताना है कि तीन चीजें आप इसमें बताते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन। यहाँ भी आपको वही लॉ बताना पड़ेगा, यहाँ भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो है ये रिफ्लेक्टेड रे, तो नीचे वाला पार्ट देखा है इसमें, ये वाला एंगल आपने कंसीडर कर लिया आर है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बताना पड़ेगा कि अब यहाँ पर रेज थी, यहाँ पर वेव फ्रंट कंसीडर करना है, तो ये वाला वेव फ्रंट, ये वाला वेव फ्रंट और इनके जो नॉर्मल है वो सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। वो प्लेन कैसा है, पिछली बार आप लेते थे ऑनलाइन सेम प्लेन, मतलब वो प्लेन जो है वो प्लेन इन द पेपर होता था। यहाँ पर ये सारे जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है, क्योंकि प्लेन ऑफ द पेपर इस तरीके से, लेकिन वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है।
तो क्योंकि वेव फ्रंट है तो वो 3D शेप है, जो रे हम कंसीडर कर रहे थे वो सिंगल लाइन थी, 1D था। तो यहाँ पर ये सारे इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये भी सेटिस्फाई हो रही है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो ये जो है आपको ड्रॉ भी करना है डायग्राम और एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, ए बी वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है, बी वाले पॉइंट पर स्ट्राइक करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई को। एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट वाली रे के लिए आई कंसिडर किया है। जितना टाइम ए से सी तक आने में लगेगा वेव फ्रंट को, उतने ही टाइम में बी वाले पार्ट से सी वाले पार्ट तक सेकेंडरी वेवलेट्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर हम बी डी रेडियस, क्योंकि बी डी डिस्टेंस और ए सी डिस्टेंस का है, सेम टाइम लग रहा है, तो बी डी या फिर ए सी या फिर सी टी स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम को रेडियस मान के अगर एक हेमिस्फीयर ड्रॉ करें, एक आर्क लगाएं, उस आर्क को हम ज्वाइन कर दें बी पॉइंट से, तो ये जो आपका सी और डी होगा वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा। सी वाला पॉइंट ऑलरेडी हमें पता है, डी वाले पे हमने आर्क लगाया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो सी डी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा। उसके अलावा आप रेस को दिखा सकते हैं ऐसे करके, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पर्टिकुलर इस वाली रे के लिए आर होगा। तो ये आपका जो है डायग्राम है, मेक इट। उसके बाद इसको प्रूव भी करना है। आपको इसमें डायग्राम एक ही बनाना है, ये रेज वाला नहीं बनाना है, वेव्स वाला बनाना है। मेक इट। उसके बाद जब आप इसको प्रूव करेंगे कि कैसे इसमें ये दोनों लॉ सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो पहले वाले लॉ के लिए लिखेंगे आप इन ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल आप एबीसी कंसीडर करेंगे और दूसरा ट्राइंगल आ जाएगा डीसीबी। इसमें दोनों एंगल्स आपको बराबर दिखाने हैं। तो दोनों एंगल्स बराबर दिखाने के लिए अगर ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया जाता है तो एंगल्स विल बी इक्वल। कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीन जो चीजें हैं उनमें सबसे पहले तो साइड बीसी जो है वो कॉमन है, बीसी इज इक्वल टू बीसी, दोनों में कॉमन है। उसके अलावा अभी आपने देखा कि ये जो है आपके डिस्टेंस एसी और डिस्टेंस बीडी एक दूसरे के बराबर है, एसी इज इक्वल टू बीडी। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ऐसा ही 90 का एंगल यहाँ भी बन रहा है। तो एंगल बी ए सी और एंगल बी डी सी दोनों एंगल बराबर हैं, कितने के हैं, 90 के हैं। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी बी। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसका मतलब ये जो एंगल्स हैं इनके, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, ये वेव फ्रंट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये वेव फ्रंट के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इट प्रूव्स फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस के नीचे लिख देंगे फॉर वेव फ्रंट ए बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर वेव फ्रंट सी डी। उसके अलावा आप लिख देंगे कि एंड फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन the wavefront AB, CD and normal all lie in same plane। तो make it, ये पहला आपका केस था रिफ्लेक्शन का, जिसको एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। इसी तरह से आपको रिफ्रैक्शन का फिनोमेना भी वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करना है। So then after this then next is refraction on the basis of wave theory। Refraction on the basis of wave theory। अब जो नेक्स्ट फिनोमिना है वो रिफ्रैक्शन का है।
तो इसमें आपको वेव थ्योरी की हेल्प से रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को एक्सप्लेन करना है। तो ये जो कोई भी सरफेस है दैट इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक्स वाई रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस पे इंसिडेंट एक वेव फ्रंट जैसा अभी दिखाया था। सो लेट दिस वन इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, सोर्स एस से इंसिडेंट हो रहा है, वेव फ्रंट ए बी। इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी। और उसके बाद फिर जैसे पीछे करा था वैसे ये सबसे पहले ये नॉर्मल बनाया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट वाली रे के लिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वेव फ्रंट का। अब यहाँ पर आगे जितना टाइम ए वाले पॉइंट से सी वाले पॉइंट तक वेव फ्रंट को आने में लगता है, कितना टाइम लगता है, लेट टाइम इज टी, और डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, ये वाली जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट को कंसिडर कर लिया से सी। ये जो है आप इसको ऐसे ना दिखाएं कि ये वेव फ्रंट का रिफ्रैक्शन होगा, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कोई भी ऐसी सरफेस जिसमें मीडियम चेंज हो रहा है। तो लेट दिस वन इज रेयरर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, दिस वन इज डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, अगर टाइम t है और स्पीड v1 है फर्स्ट मीडियम में, तो डिस्टेंस AC जो होगी दैट विल बी v1t। C वाले पॉइंट पर स्ट्राइक करता है और C वाले पॉइंट तक आने में उसको जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में B वाले पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे, और सेकेंडरी वेवलेट्स ग्रो होके ये नीचे वाले मीडियम में स्प्रेड होती है। तो सबसे पहले तो जब आप रिफ्रैक्शन का फिनोमेना स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये जो है पता होगा कि अगर बाहर वाला मीडियम रेयरर मीडियम है, ये वाला मीडियम डेंसर है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो इंसिडेंस के कंपैरिजन में घट जाएगा। तो लेट दिस वन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, तो ये आ रहा है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये होगी रिफ्रैक्टेड रे। अब दूसरी वाली रे को दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अब आपको यहाँ से ये मानना पड़ेगा कि कितनी रेडियस का आपको जो हेमिस्फीयर है या आर्क है वो ड्रॉ करना है, जैसे पीछे वाले केस में था। तो अगर यहाँ पर स्पीड v1 है तो लेट इस मीडियम में स्पीड v2 है, और आपको पता है डेंसर मीडियम में जो स्पीड होगी v2 वो कम होगी इन कंपैरिजन टू रेयरर मीडियम। तो अब की बार जो है वो कहाँ पर आर्क लगाना है उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आर्क लगाने के लिए आपको यहाँ से जो रेडियस होगी दैट विल बी टाइम। तो सपोज दैट उतने ही टाइम में आप कह रहे हैं कि ए से सी तक आने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम बी से जहां तक भी जाएगी वेव वहां तक जाने में लगेगा। तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगी या कितनी डिस्टेंस पे आपको आर्क लगाना है, तो वो होगी स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम है t और स्पीड आपने कितनी ली है, सेकेंड मीडियम की स्पीड v2। तो अब आपने यहाँ से एक आर्क लगाया है इस वाली लाइन के ऊपर, आपको या इस डायरेक्शन में कहीं भी आपको आर्क लगाना है, और कितनी रेडियस का आर्क लगाना है, हेमिस्फीयर जो बनाना है उसकी रेडियस होनी चाहिए v2t। तो लेट ये जो v2t है ये कहाँ पर आ रही है, तो यहाँ से जब आप आर्क लगाएंगे इस डायरेक्शन में तो मान लीजिए वो आर्क जो है वो यहाँ पर स्ट्राइक करता है। तो जब आर्क यहाँ पर स्ट्राइक करेगा तो इस पॉइंट को आपने लिख दिया d और इसको यहाँ से यहाँ पर आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये आपका जो CD है, अब उस केस में फिर से आप यहाँ पर भी एक एंगल ऑफ जो है एक नॉर्मल दिखा देंगे, तो आपका जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा ये तो इसकी डायरेक्शन तो यही रहेगी, और इधर जो है आपका ये पैरेलल दिखा देना है इसको। तो आपका जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा दैट विल बी दिस वन, ठीक है। इंसिडेंट वेव फ्रंट था आपका AB और जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है CD। एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले वाले वेव फ्रंट के लिए यही जो है आप दिखाते हैं ABC, और इस वाले के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो दिखाएंगे दैट विल बी दिस वन, ठीक है। मेक द डायग्राम। इसको डायग्राम को बनाने के बाद में अब आपको प्रूफ करना है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब स्नेल्स लॉ, sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू कांस्टेंट।
तो सबसे पहले ऊपर वाला जो वेव फ्रंट है उसमें साइन आई के लिए अगर रिलेशन लिखते हैं, साइन आई का मतलब है यहाँ एंगल एबीसी, साइन एंगल एबीसी इज इक्वल टू साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर ये जो बन रहा है ये 90 का एंगल है, ये एंगल है, तो एंगल के सामने यानी कि ये होगा आपका परपेंडिकुलर ए बी ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी, हाइपोटेन्यूज है नीचे वाली साइड है बीसी, तो ए सी अपॉन बीसी। ठीक है, इसी तरह से नीचे वाला जो ट्राइंगल है आपका डीसीबी, इसको लिखा है इन ट्राइंगल एबीसी, और नीचे वाला ट्राइंगल डीसीबी। डीसीबी ट्राइंगल में साइन एंगल डीसीबी इज इक्वल टू साइन आर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल है इसके लिए आपको फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का कॉन्सेप्ट लेना है। तो यहाँ भी यहाँ पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये बीडी। ठीक है, तो यहाँ लिखा आपने बीडी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, यही वाली साइड है बीसी। और यहाँ पर एक चीज और बताई थी मैंने, ये वाली डिस्टेंस कितनी ली थी आपने, V2T, ये डिस्टेंस V2T ली है, ये वाली डिस्टेंस V1T थी। अब आपको साइन आई अपॉन साइन आर करना है बाय स्नेल्स लॉ। तो बाय स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर, वैल्यूज पुट करेंगे, AC अपॉन BC अपॉन BD अपॉन BC। तो दोनों में BC आ रहा है वो कैंसिल हो जाएगा, AC अपॉन BD बचेगा, और AC की वैल्यू कितनी है, V1T अपॉन V2T, इट मीन्स V1 अपॉन V2। V1 अपॉन V2 को पता है, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में अगर लिखें तो ये हो जाएगा μ2 अपॉन μ1, या μ2 अपॉन μ1 को आप लिख सकते हैं 1 μ2। तो स्नेल्स लॉ जो है वो यही होता है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर रिफ्रैक्शन 1 मीडियम से 2 मीडियम में हो रहा है तो 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। और अगर इनको चाहे वेवलेंथ के टर्म्स में लिखना तो V का रिलेशन होता है न्यू लैम्डा, तो न्यू कांस्टेंट है दोनों मीडियम्स के लिए, न्यू लैम्डा 1 अपॉन न्यू लैम्डा 2। तो ये जो रिलेशन है ये वेवलेंथ के टर्म्स में होगा, इसको नोट कर लेना, वो दोनों ही रिलेशन नोट कर लेने, ये वाला भी और वो साइड में जो लिखा है वो भी। ये आपका फर्स्ट केस था। रिफ्रैक्शन में दो केसेस हैं, रिफ्रैक्शन में एक तो डेंसर टू रेयरर टू डेंसर मीडियम बताना था, और दूसरा रिफ्रैक्शन में डेंसर टू रेयरर मीडियम भी हो सकता है। तो डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा, जब आप रेयरर से डेंसर बना रहे होंगे तो आपको एक तो इस रे का ध्यान रखना है, जब ये ऐसे आएगी नीचे वाला वेव फ्रंट बड़ा हो जाएगा, ऊपर वाला वेव फ्रंट छोटा था। और जब आप इसका अपोजिट केस करेंगे तो ध्यान रखना है ऊपर वाला वेव फ्रंट आपको बड़ा लेना है, थोड़ा सा ज्यादा बेंड लेना है, नीचे वाला वेव फ्रंट छोटा होगा। ये थोड़ी सी ट्रिक्स ध्यान रखेंगे तो डायग्राम बनाना इजी होगा। तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना, अब आपको सेम ही हेडिंग है आपका ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है, लेकिन अब आपको लिखना है कि फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। डायग्राम सेम है, आपको प्रूफ वैसे ही करना है, प्रूफ दोबारा से करना नहीं होगा, प्रूफ दोबारा से नहीं करना, आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है। तो लिखेंगे फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, रिफ्रैक्टिंग सरफेस XY, और वेव फ्रंट को कैसे दिखाना है, ऐसे करके दिखाना है, ये वेव फ्रंट थोड़ा बड़ा लेना है। तो ये वेव फ्रंट है आपका AB, या फिर ये B पॉइंट आएगा, ये A पॉइंट है, ये सोर्स S से एमिट हो रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा I, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्योंकि ये μ1 है μ2 है, ऊपर डेंसर मीडियम है नीचे रेयरर है, तो ये रे आपकी नॉर्मल से आगे जाएगी इस डायरेक्शन में। यहीं पर आपने इसको जो है
लिख रखा है कि ये V1T है, तो यहाँ से जो आर्क लगाएंगे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसकी डिस्टेंस होगी V2T। तो मान लीजिए आर्क यहाँ पर स्ट्राइक करता है, ये वाला पॉइंट आपका C था, इसको ज्वाइन करेंगे, ये वाला पॉइंट D है, तो आपका जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है इस डायरेक्शन में आ जाता है। तो ये देखेंगे साइज का दोनों में डिफरेंस होगा, ये एंगल वही रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम बना देना है इसमें बस, और प्रूफ उसी के जैसा है, अगर करना होगा तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो बस इसको ऐसे ही बना के छोड़ देंगे, ठीक है। ये आपका फिनोमिना है रिफ्रैक्शन का। दोनों केसेस आपके कंप्लीट हो गए हैं, वेव थ्योरी भी की बेसिस पे, रिफ्लेक्शन भी, रिफ्रैक्शन भी, और रिफ्रैक्शन में आपका रेयरर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयरर, इतना आपको नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक टॉपिक और है, उसके बाद आपका जो है वो रिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस का फिनोमिना नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट होगा। एक लास्ट टॉपिक है आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये नोट कर लेना, ये छोटा सा टॉपिक है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, या सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स भी लिख सकते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जब नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल इन अ मीडियम विद डिफरेंट स्पीड्स, अलग अलग स्पीड से बहुत सारी वेव्स, जो वेव्स है ना, अगर आप उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिडर कर रहे हैं तो सबकी स्पीड सेम होगी, लेकिन सबकी जितनी भी वेवलेंथ है उनकी, जितनी भी वेव्स है उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। तो अगर बहुत सारी वेव्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं, और जब वो मीडियम में सुपरपोज करती हैं यानी कि टकराती हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स कवर्ड बाय द इंडिविजुअल वेव्स। तो मान लीजिए अगर n वेव्स ट्रैवल कर रही थी किसी मीडियम में, और उनके अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स y1, y2, y3 थे, तो इनका वेक्टर सम का मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कंसिडर करने पड़ते हैं। तो दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव। ऐसा इसलिए करना पड़ता है कि मान लीजिए अगर कोई वेव जो है वो ऐसे करके जा रही है, दूसरी वेव इसको ऐसी डायरेक्शन में मिलती है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगा, इसका y1 इसका y2, तो नेट जो है y1 प्लस y2 डबल हो जाएगा अगर दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम था। डबल होने का मतलब अगर आप साउंड वेव्स की बात करें तो ज़्यादा लाउड साउंड सुनाई देगी, अगर आप लाइट वेव्स की बात करें तो ज़्यादा तेज लाइट ग्लो करता हुआ दिखाई देगा वाला पॉइंट। और अगर दो वेव्स इस तरीके से मिलती हैं कि फर्स्ट वाली वेव इस डायरेक्शन में थी, सेकेंड वाली इस डायरेक्शन में, तो उस वाले पॉइंट पर नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, यानी कि उस वाले पॉइंट पे अगर लाइट वेव्स की बात हो रही तो डार्क दिखाई देगा, ब्राइट नहीं दिखाई देगा इस पॉइंट। तो ये आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स भी नोट डाउन कर लेना है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में नोट कर लीजिएगा कि व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम सुपरपोज ऑन ईच अदर, then the resultant displacement at any point is equal to the vector sum of the individual displacements। तो आपका टॉपिक इंटरफेरेंस नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट होगा। ओके, थैंक यू।